हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका पर्पस ये हो सकता है कि आप एक शॉर्ट रिकैप चाहते हैं इस चैप्टर का, या तो आप रिवीजन करना चाहते हैं पूरे के पूरे टॉपिक्स का, या तो आपने काफी लेट ज्वाइन किया है जिसके कारण आपको एक लिंक अप के लिए ये लेक्चर देखने की जरूरत है। सो इस छोटे से लेक्चर में हम पूरे के पूरे चैप्टर को एक समराइज्ड वे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो चीजें आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बिफोर दैट, अगर मैं आपसे छोटी सी बात करूं तो जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं दैट इज लाइट। तो व्हाट डू वी मीन बाय लाइट, ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं लाइट कहता हूं तो एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, आप मेरे से आके क्लास में डिस्कस कर सकते हैं कि लाइट को जब भी मैं कहता हूं, सो लाइट इज द बिगेस्ट मैसेंजर, या फिर मैं कह सकता हूं बेस्ट मैसेंजर इन द वर्ल्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रेजेंट होने की इंफॉर्मेशन कन्वे करने का काम जो चीज करती है वो करती है लाइट। ये लाइट एक सोर्स से निकलती है, मेरी बॉडी से टकराती है, टकराने के बाद मेरे प्रेजेंट होने की इंफॉर्मेशन लेकर के चारों तरफ फैल जाती है। जहां जहां लाइट फैलती है, अगर वहां पे कोई रिसीवर बैठा हुआ है, रिसीवर मतलब हमारी आंखें, अगर एक रिसीवर उस पोजीशन में बैठा हुआ है तो उस रिसीवर तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। किसकी इंफॉर्मेशन? मेरे प्रेजेंट होने की इंफॉर्मेशन। किसकी मदद से? लाइट की मदद से। तो अगर हम कह सकते हैं इन शॉर्ट, तो लाइट इज द बेस्ट मैसेंजर इन दिस एंटायर वर्ल्ड, जो हमारे प्रेजेंट होने की इंफॉर्मेशन हर एक जगह पे कन्वे करती है। नाउ एक छोटा सा पार्ट मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट होती क्या है, क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट लाइट शोज द डुअल नेचर। डुअल नेचर इज अ बिग टर्म जिसके लिए पूरी की पूरी 11th 12th हम बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, तब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। बट फॉर 10th आप इसको ध्यान रखिएगा कि लाइट दो नेचर शो करती है। पहला नेचर वेव नेचर, दूसरा नेचर पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव करती है। मतलब वेव नेचर भी शो करेगी और पार्टिकल नेचर भी शो करेगी, इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरी इज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत सारी वेव्स होती हैं एक दुनिया में, जैसे आपने लास्ट ईयर क्लास 9th में पढ़ा होगा साउंड वेव। तो साउंड वेव की तरह ही लाइट भी एक वेव होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब सर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिजेंबल करने के कारण, या फिर उन दोनों के इंटरमिक्सिंग के कारण एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। बस अभी छोटे छोटे से टाइम के लिए आप इसे समझ के रखिएगा। दूसरा है लाइट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, दैट इज लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। लेकिन आपको ये बात मालूम है बहुत अच्छे से बच्चे, साउंड कैन नेवर थ्रू ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, बट लाइट वैक्यूम से भी ट्रेवल करती है, तभी सन से हम तक लाइट पहुंच पाती है। नेक्स्ट इज लाइट की फ्री स्पेस में वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इससे आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या स्पीड होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसकी स्पीड होती है बेटा? लाइट की। रिपीट विथ मी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहां पे? एयर में या फिर वैक्यूम में, ध्यान रखिएगा। जैसे 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 ये मीडियम में जाती जाती है तो इसकी स्पीड घटती जाती है, मतलब मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में जाएगी तो कम हो जाएगी, वाटर में जाएगी तो और कम हो जाएगी। लाइट undergoes reflection from polished surfaces such as mirrors, जो हम पढ़ेंगे, and light undergoes refraction when it goes from one medium to another. So these are some very important properties of light जो आपको examination point of view से ध्यान रखना है। अब हम एक एक करके कुछ फिजिकल फेनोमेना के बारे में देखते जाएंगे, कुछ फिजिकल फेनोमेना के बारे में पढ़ते जाएंगे, फेनोमेना के बारे में पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला फेनोमेना होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा? तो आप बोलेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिपीट विथ मी, घर में बैठ करके, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस, फ्रॉम एनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट अगर जिस सरफेस से आ रही है, टकराने के बाद उसी सरफेस में, जिस मीडियम से आ रही है, किसी सरफेस से टकराने के बाद उसी सरफेस में वापस चली जाए, तो ऐसे फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब भी कभी होता है तो लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो आप बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, ध्यान रखना है आपको कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी।
जिस मीडियम से आई थी, टकराने के बाद अगर उस मीडियम में वापस चली गई, तो इस फिजिकल फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब एक क्वेश्चन जो बोर्ड को बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, वो क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, व्हाट आर दी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें, तभी इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो ये बात करने से पहले मुझे पूरे के पूरे टर्म्स को समझना जरूरी है। पहली टर्म होती है इंसिडेंट रे। जो रे आ रही है उस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जो रे टकराने के बाद जा रही है उस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एक इमेजिनरी पॉइंट, एक इमेजिनरी लाइन, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो हम ड्रॉ करते हैं उसको हम कहते हैं बच्चे नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो यहाँ पे तीन चीजें हुई। पहला क्या हुआ? इंसिडेंट रे। दूसरा क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड रे। तीसरा क्या हुआ? नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दीज आर दी थ्री टर्म्स जो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो पहला क्या पॉइंट बच्चे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो व्हाट डू मीन बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे डिफाइन करेंगे इसे, आप बताइए जरा सा। एंगल ऑफ इंसिडेंस। So what do you mean by angle of incidence? So the angle between incident ray and reflected ray. तो आप क्या बोलेंगे इसे? Angle between incident ray and reflected ray is known as angle of incidence. उसके बाद आता है angle of reflection. क्या आता है बच्चों? Angle of reflection. तो व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो आप बोलेंगे एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। यहां पे मैं गलत लिख दिया क्या? ओ, दिस इज नॉट इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, माय बैड। इट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये क्या कहलाता है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या कहलाता है बच्चे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद अगली चीज क्या आती है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टर्म है प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होती है बच्चे? प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग प्लेन, जिसको मैं शेडिंग कर रहा हूं। मतलब वो प्लेन जिसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई करे। ये जो परपेंडिकुलर वाला प्लेन है जो आप देख सकते हैं, दिस इज नोन एज प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो बस अब लॉ पढ़ते हैं जरा सा। आप भी मुझे बताइए, मैं आपको कुछ कुछ बताता हूं। तो लॉ में सबसे शुरुआती पार्ट क्या है बच्चे, अगर हमको देखना है तो पहला लॉ, व्हाट इज फर्स्ट लॉ? तो ध्यान रखिएगा, एज पर द फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ reflection are equal to each other. Second part, angle of incidence and angle of reflection are equal to each other. Second part अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie in same. Incident ray, reflected ray and normal all lie in same plane and that plane is this shaded वाला plane. ठीक है, इस plane को हम कहते हैं plane of incidence या फिर plane of reflection. ठीक है, सो ये दो लॉ हैं, हमें ध्यान रखना है। जो रे आ रही है वो इंसिडेंट रे, जो रे जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे, और जो परपेंडिकुलर है सरफेस से वो नॉर्मल हो गया। उसके बाद मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल दोनों ही क्या होना चाहिए बच्चे? दोनों ही क्या होना चाहिए? तीनों ही क्या होना चाहिए? सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। उस प्लेन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और जिस प्लेन से रिफ्लेक्शन होता है तो उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नोन एज नॉर्मल।
दिस इज नोन एज ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नोन एज ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जो भी नॉर्मल के अलावा बचा हुआ एंगल है, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस आई, ये यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस आर इस सरफेस में। दिस इज नोन एज ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान रखिएगा। तो रिफ्लेक्शन दो तरीके के होते हैं बच्चों, पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जब भी कभी लाइट रे सिमेट्रिकली आकर के सिमेट्रिकली वापस चली जाए, ऐसे रिफ्लेक्शन टाइप को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब भी कभी लाइट रे सिमेट्रिकली आकर के आए तो सिमेट्रिकली, लेकिन जाते समय क्या हो, जाते समय सरफेस ऐसा होने के कारण आ तो सिमेट्रिकली रही है, लेकिन जाते समय ये डेविएट हो जाए, एक यहाँ चली गई, एक यहाँ चली, एक यहाँ चली गई, ऐसे रिफ्लेक्शन टाइप को हम क्या कहते हैं बच्चे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ऐसे रिफ्लेक्शन टाइप को बच्चे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, पहला ये जो मैंने आपको बताया, दूसरा सेकेंड पार्ट जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देयर इज अ रे ऑफ लाइट which is incident making an angle of 35 degree with a plane mirror. What is angle theta? What is angle theta? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। हमें मालूम है कि नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, अगर ये टोटल एंगल 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा 90 माइनस 35। ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा बेटा, जल्दी से अगर हम सॉल्व करते हैं तो बताइए जरा सा। दिस विल बी इक्वल टू 55 डिग्री। अगर ये 55 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये भी 55 हो जाएगा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। सो 35 डिग्री, 55 डिग्री, 55 डिग्री, 35 डिग्री। ठीक है, तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल हो गया। तो आज के इस छोटे से टॉपिक वाले सेशन में हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट और एक छोटू सा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट के वीडियो में जो हम इसे लिंक करेंगे वो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर के साथ लिंक करेंगे, जिसे हम आगे बढ़ा करके साइन कन्वेंशन तक लेकर के जाएंगे। तो आज के इस छोटे से सेशन के लिए थैंक यू सो मच। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, रिवीजन अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच बच्चे।